इमरान की आंखें खुली तो उसके जहन में वो लम्हात किसी फिल्म के सीन की तरह दौड़ने लगे। जब वो तख्ते पर था और तख्ता खौफनाक तूफानी मौजों में फंस गया था। उसे जजीरे से निकले हुए न जाने कितना वक्त गुजर गया था और भूख और प्यास से उसकी हालत खासी खस्ता हो रही थी। और फिर तूफानी मौजों ने तख्ते को इस तरह उठा उठाकर पटकना शुरू कर दिया कि इमरान के लिए तख्ते पर टिके रहना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। चुनांचे वो तख्ते से इस तरह चिमट गया जैसे छिपकली किसी चीज़ से चिमट जाती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन पर धुंसी छाती चली गई और आखिरी एहसास जो उसके जहन में उभरा था वो ये था कि वो इस समुंदर में मछलियों की खुराक बन जाएगा और किसी को भी ये मालूम ना हो सकेगा कि वो कहाँ गया है, उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन अब आंखें खुलने के बाद जब उसका शऊर पूरी तरह बेदार हुआ तो वो अपने आप को अस्पताल के किसी कमरे में बेड पर पड़ा हुआ देखकर हैरान रह गया। उसके मुंह से बेख्तियार अल्लाह ताला के लिए शुक्रगुजारी के कलमात अदा होने लगे, जिसने एक बार फिर उसे यकीनी मौत से बचा लिया था। कमरे की साख्त और फिर उसके इर्ताई से वो समझ गया कि वो किसी बहरी जहाज में बने हुए अस्पताल पर मौजूद है। उसका मतलब था कि उसे बेहोशी के आलम में किसी बहरी जहाज के अमले ने देखकर बचा लिया है। वो उठकर बैठ गया, लेकिन उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर एक्रेमियन था। डॉक्टर ने जब उसे बेड पर बैठे हुए देखा तो वो बेख्तियार उछल पड़ा। आपको होश आ गया है जनाब, आप वाकई बेहद खुशकिस्मत आदमी हैं कि एक यकीनी मौत से बच गए, डॉक्टर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। और फिर उसने इमरान को दोबारा बेड पर लेटाकर उसका मुआयना शुरू कर दिया। शुक्रिया डॉक्टर, लेकिन क्या ये एक्रेमियन जहाज है? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी हाँ, ये एक्रेमियन गश्ती जहाज है। ASC-3 ऑपरेशन रूम की स्क्रीन पर आपको 50 प्यारी मील दूर एक तख्ते से चिमटे हुए देखा गया तो एक बोट भेजी गई और आपको यहाँ जहाज पर लाया गया। आपकी हालत बेहद खस्ता थी, हम तो आपको देखकर नाउम्मीद हो गए थे, लेकिन आपकी कुव्वत मुदाफ़त वाकई हैरत अंगेज है कि जैसे ही आपका इलाज शुरू किया गया आपकी हालत संभलती चली गई और अब आप बिल्कुल ठीक हैं। वैसे क्या आप वाकई इंतहाई खतरनाक सीक्रेट एजेंट हैं? डॉक्टर ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। सीक्रेट एजेंट क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बात, इमरान ने कहा तो डॉक्टर मुस्कुरा दिया। जहाज के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर राफेल का कहना है कि आपका नाम अली इमरान है और आप पाकिस्तानी हैं और दुनिया के इंतहाई खतरनाक सीक्रेट एजेंट हैं। राफेल एक एक्रेमियन सीक्रेट एजेंसी में काम करता रहा है और इस सिलसिले में वो कई सालों तक पाकिस्तान में रहा। फिर एक्रेमियन नेवी की स्पेशल सीक्रेट एजेंसी का चीफ मार्शल भी खसूसी तौर पर आपसे पूछगछ के लिए जहाज पर आया है। अब जब मैं जाकर उन्हें आपके होश में आने के मुतालिक बताऊंगा तो वो यहाँ आ जाएंगे, लेकिन आपके चेहरे की मासूमियत और सादगी तो बता रही है कि आप बेहद सीधे साधे आदमी हैं, डॉक्टर ने कहा। इस तारीफ का शुक्रिया डॉक्टर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम डॉक्टर माइकल है, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर माइकल, ये तो ठीक है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन ये बात गलत है कि मैं खतरनाक सीक्रेट एजेंट हूँ। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता रहता हूँ। क्या आप मेरा एक काम करेंगे? इमरान ने कहा। कौन सा काम? डॉक्टर ने चौंक कर कहा। राफेल और मार्शल को मेरे होश में आने की इतला देने से पहले क्या आप मुझे एक लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर मुहैया कर सकते हैं? ये आपका मुझ पर एहसान होगा, इमरान ने कहा। सॉरी मिस्टर इमरान, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि यहाँ लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर राफेल के पास ही है या ऑपरेशन रूम में, इसलिए अगर मैं चाहूँ भी सही तो भी आपकी फरमाइश पूरी नहीं कर सकता, डॉक्टर ने जवाब दिया। और इमरान बेख्तियार एक तवील सांस देखता रह गया। ठीक है, शुक्रिया, इमरान ने कहा तो डॉक्टर तेजी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। इमरान दरअसल चाहता था कि अपने साथियों से रब्ता करके उन्हें कम से कम अपने मुतालिक इत्तला कर दे, लेकिन जाहिर है अभी ऐसा मुमकिन ना था। बहरहाल उसे इत्मीनान था कि एक्रेमियन नेवी या हुकाम के साथ तो उसका कोई झगड़ा नहीं है और ना ही वो उनके खिलाफ किसी मिशन पर काम कर रहा है, इसलिए जाहिर है वो उसे वापस भिजवा देंगे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और दो आदमी अंदर दाखिल हुए और उनमें से जो आदमी आगे था उसे देखकर इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो उसे अच्छी तरह जानता था। ये मार्शल था, एक्रेमिया का एक मारूफ एजेंट। जब पहले डॉक्टर ने मार्शल का नाम लिया था तो इमरान के जहन में उस आदमी के बारे में ख्याल तो आया था, लेकिन अब उसे देखकर वो पहचान गया था कि ये वही मार्शल है। हेलो अली इमरान, तुम कम अज कम मुझे तो अच्छी तरह पहचानते होगे।
नई जिंदगी मुबारक हो। मार्शल ने आगे बढ़ते हुए मुस्कुराकर कहा, ओह तो तुम हो मार्शल, मुबारकबाद के शुक्रिया। वैसे जब डॉक्टर ने मेरे सामने मार्शल का नाम लिया तो मैं हकीकतन बेहद खौफजदा सा हो गया था कि मेरे तस्वर में बड़ी बड़ी मूंछें, लंबा सा खाकी कोट, सर पर पी कैप और हाथ में मोटा सा डंडा बरतार आ गया था। इमरान ने बेड से उतरते हुए कहा तो मार्शल बेख्तियार हंस पड़ा। ये राफील है, इस जहाज के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, उसने तुम्हें पहचाना था। मार्शल ने बड़े गर्मजोशाना अंदाज में मुसाफा करते हुए कहा और फिर राफील ने भी मुसाफा किया। मेरा ख्याल है कि यहाँ की बजाय मेरे ऑफिस में बैठकर इत्मीनान से बातचीत करें, क्या तुम चल सकते हो? मार्शल ने कहा। पानी पर चलना तो अभी तक नहीं आया, अलबत्ता जहाज पर तो चल सकता हूँ, इमरान ने जवाब दिया और मार्शल एक बार फिर हंस पड़ा। और फिर थोड़ी देर बाद वो एक ऑफिसनुमा कमरे में पहुंच गया। वहां जहाज का कैप्टन भी मौजूद था और मार्शल ने कैप्टन से भी इमरान का तारुफ कराया। क्या आप मुझे पानी पिलवा सकते हैं? न जाने कितने घंटों से मैंने पानी नहीं पिया, इमरान ने कहा तो कैप्टन ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर किसी को शराब लाने के लिए कहा। अरे अरे प्लीज, मैं शराब नहीं पीता, इमरान ने उसे रोकते हुए कहा तो कैप्टन के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तस्वीरात ऊपर आए। लेकिन बहरहाल उसने सादा पानी लाने का कह दिया और साथ ही कॉफी का भी ऑर्डर दे दिया और फिर थोड़ी देर बाद पानी और कॉफी सर्व कर दी गई। इमरान ने मिनरल वाटर की पूरी बोतल हलक से उतार ली और फिर इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। वो डॉक्टरों ने उसे ग्लूकोज लगाकर उसके जिस्म में पानी की कमी किसी हद तक खत्म कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद पानी पीने से इमरान को बड़ा सुकून महसूस हो रहा था। क्या अब तुम हमें तफसील से बताओगे कि तुम इस तरह तख्ते पर कैसे समुद्र में भटक रहे थे? क्या मिशन था तुम्हारा? मार्शल ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मिशन जिंदगी बचाना था और तख्ता एक वीरान जजीरे से हाथ लग गया था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो इमरान, मुझे मालूम है कि तुम कौन हो और क्या हैसियत रखते हो, और ये भी हमें मालूम है कि तुम पाकेशिया से यहाँ सिर्फ इसलिए ना आए हो कि तख्ते पर लेटकर इस तरह समुद्र की सैर करो। जाहिर है तुम्हारे इस तरह मिलने पर हमारे जहनों में बेशुमार सवालात पैदा हो गए हैं और इन सवालात की वजह से मुझे अपनी तमाम मसरूफियात तरक करके खुद यहाँ आना पड़ा। राफील ने तुम्हें पहचान लिया, इसलिए कैप्टन ने एक्रेमियन नेवी हेडक्वार्टर में तुम्हारी जहाज पर आमद की इतला दे दी। इस तरह यह इतला एक्रेमिया के आला हुकाम तक पहुंच चुकी है और वो सब इस तरह अचानक तुम्हारी जहाज पर आमद पर परेशान हैं और मुझे वापस जाकर उन्हें मुतमईन करना होगा, इसलिए प्लीज तुम मुझे सब कुछ बता दो, मार्शल ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। एक तंजीम है वीआईपी, दूसरी तंजीम है ओल्ड फोर्ट और तीसरी तंजीम है कार्गन। क्या तुम इन तंजीमों के बारे में कुछ जानते हो? इमरान ने कहा तो मार्शल बेख्तियार चौंक पड़ा। वीआईपी के बारे में तो सुना हुआ है कि ये बैनुल अक़वामी सतह की तंजीम है और साइंसी इजादात और इंतहाई जदीद तरीन असले को डील करती है, लेकिन बाकी दो के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। मगर तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक? मार्शल ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस दौरान राफील ने काफी तैयार की और उसने एक प्याली इमरान के सामने, एक मार्शल और एक कैप्टन के सामने रखकर एक प्याली अपने सामने रख ली। शुक्रिया, इमरान ने कहा और प्याली उठाकर उसने कॉफी का घूंट लिया और फिर प्याली मेज पर रख दी। मार्शल, मैं तुम्हें सब कुछ तफसील से बता देता हूँ, यकीन करना या न करना ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन चूंकि ना ही मैं किसी मिशन पर हूँ और ना ही एक्रेमिया के खिलाफ काम कर रहा हूँ, बल्कि इस बार मैं खुद मिशन में इस्तेमाल किया गया हूँ, इसलिए मैं कोई चीज छुपाऊंगा नहीं। हुआ यह कि मुझे रात को सोते हुए मेरे फ्लैट से बेहोश करके अगवा किया गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक जजीरे पर था जिसका नाम मुझे नानजी बताया गया। मैं वहाँ अकेला था, वहाँ एक ट्रांसमीटर मौजूद था। उस ट्रांसमीटर पर कॉल आई, कोई शख्स प्राइमर बोल रहा था। उसने बताया कि वीआईपी नामी किसी तंजीम का सेक्शन चीफ है और उसने मुझे अगवा कराया है। उसने बताया कि उस तंजीम की लेबॉर्ट्रियां हैं जहां जदीद तरीन असले पर काम होता है और बड़े बड़े साइंसदान इन लेबॉर्ट्रियों में काम करते हैं। इन साइंसदानों ने एक मादा दरियाफ्त किया है जिसका नाम उन्होंने तंजीम के नाम पर वीआईपी रखा है। वीआईपी मादा में तवानाई का लामहदूद जखीरा है, ऐसा जखीरा जिसे जिस कदर खर्च किया जाए खर्च नहीं होता। इस तरह अगर इस मादा से असला तैयार किया जाए तो ये असले के बड़े बड़े गोदामों से ज्यादा कीमती होगा, क्योंकि उसकी तवानाई खर्च होने के बावजूद खर्च नहीं होती। मसलन वीआईपी मादे को किसी गन में इस्तेमाल किया जाए तो इस गन को जिस कदर चाहे इस्तेमाल करो, उसका मैगजीन मुसलसल और हमेशा काम करता रहेगा। लेकिन इस मादे को असले में इस्तेमाल करने में एक साइंसी रुकावट पैदा हो गई थी जिसे कोई साइंसदान हल नहीं कर सकता। फिर न जाने इस प्राइमर को कैसे इस बात का पता चला
उसने मालूम कर दिया कि पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो इस रुकावट को दूर कर सकता हूँ। चुनांचे उसने इस जजीरे पर एक औरत जिसका नाम डेमी था को वो फार्मूला देकर मेरे पास भेजा। मैंने जब उस फार्मूले को चेक किया तो उसमें वाकई एक साइंसी रुकावट मौजूद थी, लेकिन ये रुकावट ऐसी थी जिसे इंतहाई आसानी से हल किया जा सकता था। मैं हैरान था कि इस रुकावट को दूर करने का फार्मूला दूसरे साइंसदानों के जहन में क्यों नहीं आया। बहरहाल मैंने उसे हल कर दिया। तो वो औरत फार्मूला लेकर उस जजीरे की एक साइड पर गई। मैं सोच रहा था कि शायद उसे लेने के लिए कोई लॉन्च आएगी तो मैं इस पर कब्जा कर लूंगा, लेकिन वो औरत अचानक गायब हो गई। मैं बेहद हैरान हुआ। बाद में पता चला कि वहाँ वीआईपी की कोई आबदोज मौजूद थी जिसके जरिए वो औरत चली गई और मैं उस जजीरे पर मौजूद इमारत में अकेला रह गया। फिर अचानक उस इमारत को मिसाइलों से तबाह कर दिया गया। मैं उस वक्त इत्तेफाकन इमारत से बाहर आया हुआ था इसलिए बच गया, लेकिन अब वहाँ से निकलना मेरे लिए मसला बन गया। बहरहाल मैंने इधर उधर से लकड़ियाँ इकट्ठी की और उनकी मदद से एक छोटी सी किश्ती बनाई और फिर उस किश्ती के जरिए मैं इस जजीरे से निकल खड़ा हुआ। ये किश्ती मुझे एक और जजीरे पर ले गई। वहाँ अचानक मुझे बेहोश कर दिया गया। जब मुझे होश आया तो वहाँ एक औरत जोसेफिन मौजूद थी। उसने बताया कि उस जजीरे का ताल्लुक स्मगलिंग से मुतल्लिक एक तंजीम ओल्ड फोर्स से है और चूंकि वीआईपी ने मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश की है इसलिए वो भी मुझे हलाक कर देगी, वरना अगर वीआईपी को पता चल गया तो वो ओल्ड फोर्ट कभी खत्म कर देगी। जोसेफिन ने मुझे हलाक करने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है अब मैं इतना भी गया गुजरा ना था कि उस औरत के हाथों हलाक हो जाता। चुनांचे जजीरे पर मौजूद उसके साथियों को मैंने हलाक कर दिया और फिर वहाँ से उस जोसेफिन को साथ लेकर एक लॉन्च में चल पड़ा। हमारी मंजिल ब्रिस्बेन थी कि अचानक एक धमाका हुआ और लॉन्च तबाह हो गई। फिर मुझे होश आया तो मैं एक अस्पताल के बेड पर था। वहाँ एक औरत कैथरीन मौजूद थी। उसने मुझे बताया कि उसका ताल्लुक एक तंजीम कारगन से है और कारगन भी उस वीआईपी फार्मूले पर काम कर रही थी। उसने भी मुझसे वादा किया कि अगर मैं उस साइंसी रुकावट को दूर कर दूं तो वो मुझे आज़ाद कर देगी। क्योंकि मुझे इस साइंसी फार्मूले से कोई दिलचस्पी ना थी इसलिए मैंने दोबारा उस पर काम किया और उसे हल कर दिया। फिर मुझे बेहोश कर दिया गया और फिर जब होश आया तो मैं एक बार फिर एक जजीरे पर था। उस जजीरे में अंडरग्राउंड इमारत थी। कैथरीन भी वहां मौजूद थी। उसने न जाने क्यों मुझे बराह रास्त हलाक करने की बजाय एक वायरलेस बम कंट्रोल बम के जरिए इस इमारत को तबाह कर दिया ताकि मैं भी हलाक हो जाऊं, लेकिन शायद कुदरत को मेरी जिंदगी मकसूद थी इसलिए मैं एक बार फिर बच गया। वहाँ से निकलने के लिए मेरे पास कोई चीज़ ना थी, अलबत्ता एक तख्ता मुझे वहाँ साहिल पर पड़ा मिल गया और फिर अल्लाह का नाम लेकर मैं उस तख्ते पर बैठा और वहाँ से निकल खड़ा हुआ। फिर तख्ता तूफानी लहरों में फंस गया। मैं तख्ते से चमट गया और फिर मुझे होश न रहा। उसके बाद मुझे होश आया तो मैं यहाँ अस्पताल के बेड पर था और आप हजरात के सामने मौजूद हूँ। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा और मार्शल और राफीन और कैप्टन के चेहरों पर हैरत के तसरात उभर आए। वाकई तुम खुशकिस्मत तरीन इंसान हो कि इस कदर खौफनाक हादसात से जिंदा बच गए हो। बहरहाल जो कुछ तुमने बताया है मैं उसकी तहकीकात कराऊंगा, उसके बाद तुम्हें वापस जाने की इजाजत दे दी जाएगी। मार्शल ने उठते हुए कहा, ये तो हो सकता है कि आप मेरी ट्रांसमीटर पर मेरे साथियों से बात करा दें, वो मेरी गुमशुदगी पर बेहद परेशान होंगे। इमरान ने कहा, सॉरी इमरान, जब तक ये सारी बातें कन्फर्म ना हो जाएं उस वक्त तक ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम फिक्र न करो, हम सिर्फ चंद घंटों में ये सब कुछ कन्फर्म कर देंगे, तब तक तुम आराम करो। मार्शल ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। कैप्टन और राफील, आप दोनों इमरान साहब के आराम का ख्याल रखेंगे। मार्शल ने राफील और कैप्टन से कहा और उन दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। आइए इमरान साहब, मैं आपको एक कमरे में ले चलूं ताकि आप वहां आराम कर सकें, राफील ने कहा और इमरान सर हिलाता हुआ उठा और फिर थोड़ी देर बाद वो एक कमरे में मौजूद था। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। वहां बेड भी मौजूद था और कुर्सियां भी। इमरान एक कुर्सी पर बैठ गया। उसे अब ज्यादा फिक्र न थी क्योंकि वो किसी भी वक्त जहां सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता था। बहरहाल अब वो महफूज था इसलिए वो मुतमईन बैठा हुआ था, लेकिन अभी उसे वहां बैठे हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक कमरे की छत से खटक की आवाज, हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर ऊपर देखा ही था कि यकलक छत से सुर्ख रंग की गैस का मरगोला सा निकलकर सीधा उसके चेहरे से आ टकराया और इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे वो सुर्ख रंग की धुन में डूबता चला जा रहा हो। उसने अपने जहन को संभालने की भी हद कोशिश की, लेकिन बेसूद। गैस इस कदर जोर असर थी कि पलक झपकने में उसके एहसासात फना हो गए। फिर जिस तरह गुप्त अंधेरे में रोशनी का छोटा सा नुक्ता उभरता है, उसी तरह उसके जहन पर भी रोशनी का एक छोटा सा नुक्ता उभरा और फिर ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली गई। आहिस्ता आहिस्ता उसका शऊर जागता चला गया और उसने आंखें खोल दी।
आंखें खोलते ही उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की और दूसरे लम्हे वो उठकर बैठ गया। उसने हैरत से इधर उधर देखा। वो था तो एक आरामदेह अंदाज में सजे हुए बेडरूम में, लेकिन ये वो कमरा न था जिसमें राफील उसे छोड़कर गया था, और कमरे में वो मखसूस इर्ताश भी मौजूद न था जो बहरी जहाज के कमरों में महसूस होता था। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था और मेज के साथ साथ कुर्सियां भी रखी हुई थी। उसने अपने जिस्म को देखा तो उसके जिस्म पर आमसी शर्ट और पतलून थी और उसके जूते भी मौजूद न थे। बेड के नीचे रबड़ के स्लीपर रखे हुए थे। इमरान तेजी से नीचे उतरा और स्लीपर पहनकर वो कमरे के इकलौते दरवाजे की तरफ बढ़ने ही लगा था कि अचानक टक की आवाज सुनकर इमरान तेजी से मुड़ा। हेलो इमरान, मैं मार्शल बोल रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें होश आ गया है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम इस वक्त एक ऐसी जगह पर मौजूद हो जहाँ से तुम किसी तौर पर भी हमारी मर्जी के बगैर बाहर ना जा सकोगे। अलबत्ता यहाँ इस इमारत में, जिसे हम जीरो रूम कहते हैं, तुम्हें खाने पीने की हर चीज़ मुहैया कर दी गई है। यहाँ एक लाइब्रेरी भी है जिसमें तुम्हारे मतलब की किताब वाफर तादाद में मौजूद हैं। तुम्हें यहाँ उस वक्त तक रहना होगा जब तक कि हम वीआईपी और कारगन से वीआईपी मादे का फार्मूला हासिल नहीं कर लेते और इन दोनों तंजीमों का खात्मा नहीं कर देते। इसके बाद इस फार्मूले का जायजा अकेडमियन साइंसदान लेंगे। तुम्हें यहाँ इसलिए पाबंद किया जा रहा है कि अगर फार्मूले के सिलसिले में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े तो फिर तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे साथ मुकम्मल तामन करोगे। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो सामने अलमारी में एक स्पेशल टाइप का ट्रांसमीटर मौजूद है। तुम उसका बटन ऑन कर देना, तुम्हारी मुझसे बात हो जाएगी और तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो मुहैया कर दी जाएगी। गुड बाय। मार्शल की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही चटक की आवाज़ के साथ ही स्पीकर ऑफ हो गया। इमरान तेजी से मुड़ा और इस अलमारी की तरफ बढ़ गया जिसकी निशानदेही मार्शल ने की थी। उसने अलमारी खोली। उसमें वाकई एक ट्रांसमीटर मौजूद था जो फिक्स फ्रीक्वेंसी का था। इमरान ने उसका बटन ऑन कर दिया। यस, मार्शल बोल रहा हूँ, ओवर। बटन दबने के चंद लम्हों बाद मार्शल की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, मार्शल, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम या तुम्हारे आला हुकाम मुझे मेरी मर्जी के बगैर यहाँ पाबंद नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारी और तुम्हारे आला हुकाम की बेहतरी इसी में है कि तुम इस कैद खाने का दरवाज़ा खुद ही खोल दो, वरना अगर मैंने उसे तोड़ दिया तो फिर तुम भी जिंदा न रहोगे और ना ही तुम्हारे आला हुकाम। ओवर। इमरान ने सख्त लहजे में कहा। नाराज होने की जरूरत नहीं इमरान, मुझे एहसास है कि तुम्हारे क्या जज्बात होंगे, लेकिन हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। हम तो तुम्हारा ताअवुन चाहते हैं। वैसे इस जगह से तुम किसी सूरत भी बाहर नहीं जा सकते, इसलिए ये बात ध्यान से निकाल दो। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द वो फार्मूला हासिल कर दें, उसके बाद हम खुद तुम्हें आज़ाद कर देंगे। ओवर। मार्शल ने कहा। फिर मुझे एक लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर मुहैया कर दो ताकि मैं अपने साथियों से रब्ता कर दूं। ओवर। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। सॉरी इमरान, जब तक हम पूरी तरह मुतमईन ना हो जाएं, इस वक्त तक हम तुम्हें किसी से रब्ते की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि इस तरह तुम्हारे साथी भी यहाँ पहुंचकर तुम्हें आज़ाद करा सकते हैं। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया और इमरान ने होंठ खींचते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर अलमारी बंद करके वो मुड़ा और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो छोटी सी इमारत के हर हिस्से को चेक कर चुका था। ये इमारत किसी बुलबुले के से अंदाज में तामीर की गई थी। इसमें इसकी सहूलत का हर सामान मुहैया कर दिया गया था। लाइब्रेरी भी मौजूद थी। खाने पीने का सामान और पानी भी वाफर मिकदार में मौजूद था। लेकिन इस इमारत में ना कोई दरवाजा था, ना कोई रोशनदान और ना खिड़की। बिजली का निज़ाम भी खुफिया था और हवा भी किसी खुफिया निज़ाम के तहत ही अंदर आ रही थी। इमरान ने एक तवील सांस लिया और फिर वो वापस बेडरूम की तरफ बढ़ गया। वो अब यहाँ से निकलने की कोई तरकीब सोचना चाहता था। उसे मालूम था कि किसी सफीन पर उसकी हरकत को चेक किया जा रहा है, क्योंकि उसके होश में आते ही मार्शल ने उससे बात की थी और उसे कहा था कि वो उसे देख रहा है। इमरान कुर्सी पर बैठ गया और उसने कमरे की दीवारों और छतों का जायजा लेना शुरू कर दिया ताकि उस इलेक्ट्रॉनिक आई को चेक कर सके जिसकी वजह से वो उसे स्क्रीन पर देखा जा रहा है। लेकिन बावजूद कोशिश के वो इस इलेक्ट्रॉनिक आई को तलाश ना कर सका तो उसने इस अंदाज में सर झटका जैसे उसने तलाश ही तर्क कर दी हो। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।